पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन रिक्सल कोंगाड़ी के मामले पर स्पीकर के न्यायाधीकरण में हुई सुनवाई। विधायकों ने 8 सप्ताह का मांगा समय। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने डिप्लोमेसी और डायलॉग का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण पहलों का समर्थन करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चिंता के विषय हैं। मुझे खुशी है कि व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया जा रहा है 7वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में आपसे वर्चुअल रूप से जुड़ने का मौका मिला। इसी महीने व्लादिवोस्तोक में भारत के कॉन्सुलेट की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस शहर में कॉन्सुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे संबंधों के कई माइलस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंड्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रशियन फार ईस्ट के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन की दूरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मौका मिला था। उस समय हमने भारत की एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी और परिणाम स्वरूप रशियन फार ईस्ट के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीति भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। फ्रेंड्स, चाहे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर की या नॉर्दर्न सी रूट की, भविष्य में कनेक्टिविटी हमारे संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के साथ साथ भारत में फार्मा और डायमंड्स के क्षेत्रों में भी रशियन फार ईस्ट के महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतीय स्टील इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। हमारे बीच टैलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। भारतीय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपन्न क्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है। मुझे विश्वास है
कि भारतीयों की प्रतिभा और प्रोफेशनलिज्म से रशियन फार ईस्ट में तेजी से विकास आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। एक झलक देखते हैं इस विहंगम दृश्य की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी। इस दौरान श्री प्रधान ने कहा कि कैबिनेट ने पीएम श्री योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत साल 2022 से 2027 के बीच 14,597 स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने का काम होगा। प्रारूप का अनुमोदन किया है। प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के नाम पे एक आदर्श विद्यालय, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संशोधित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें चाहे कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज हो, पब्लिक यूटिलिटीज हो या रेलवे के एक्सक्लूसिव यूज की बात हो, इसमें संशोधन किए गए हैं और ये संशोधित रेलवे की जो भूमि नीति है, इससे बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल्स के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5,379 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 7,094 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 50,594 मामले सक्रिय हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 5,369 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 7,094 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.70% हो गया। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.67%। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 3 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 5 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 30 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,13,97,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 213,91,00,000 से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 18,81,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन को लोग आमतौर पर बुढ़ापे का सहारा मानते हैं और वर्तमान सरकार ने इस बुढ़ापे की लाठी को लागू करने का काम किया है।
व्यवस्था के अहम हिस्से हैं, अहम अंग के रूप में काम कर रहे हैं। पेंशन को लोग आमतौर पर आज के दिन में कहा जाए कि एक बुढ़ापे का सहारा होता है, जो पूर्व में ये सहारा कहीं ना कहीं किसी वजहों से आपकी ये लाठी छूट गई थी, वो लाठी वापस दिलाने का काम सरकार ने प्रयास किया। आजकल तो जहां देखने के लिए मिलता है, आजकल का जो वक्त है, मुझे लगता है कि बाल बच्चों से ज्यादा भरोसा आपको अपने पेंशन पर ही करना पड़ेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवीश कुमार ने कहा कि राज्य में कुल मतदाताओं में से 50% से ज्यादा मतदाताओं का मतदान कार्ड से आधार में लिंक का काम हो चुका है। उन्होंने बताया कि झारखंड में कुल करीब 2,82,70,000 मतदाता निबंधित है। आज तक झारखंड का 50% तक वोटर है अपने आधार कार्ड का वोटर लिस्ट में लिंक कर दिया। उनका एपी कार्ड का साथ में उनका आधार नंबर लिंक हो गया। रेस्ट बचा हुआ 50% झारखंड का वोटर है, जल्दी जल्दी अपने आधार कार्ड का आधार नंबर का वोटर लिस्ट के साथ में लिंक कर लें। धन्यवाद। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने आज रांची जिले के हेहल स्थित ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित 3 दिवसीय नवनियुक्ति लोकपालों की कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकपाल की निष्पक्षता ही उसे संस्था का रूप देती है। सभी लोकपालों को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, जिसके लिए मनरेगा के हर पहलू को समझने के साथ ही लोकपाल की भूमिका की भी गहन जानकारी जरूरी है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और बंधु तिर्की ने अपने रांची स्थित आवास पर आज पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित खनन पट्टा लीज मामले में चुनाव आयोग के मंतव्य पर अब तक फैसला नहीं दिए जाने पर सवाल उठाया। के द्वारा जब बोला जाना कि भाई इसको हम 1-2 दिन के अंदर में मामला सब तस्वीर पूरा मेरे तरफ मेरी जो जिम्मेवारी उसको कर दी जाएगी। लेकिन आज 7 दिन होने के बाद भी महामहिम राज्यपाल इस पर किसी तरह का वहां से अभी तक अधिकृत रूप से कोई न विज्ञप्ति आ रहा है, न उसके बारे में किस तरह का कहा जा रहा है, न कोई जानकारी आ रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की 5 सदस्यीय टीम ने आज रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड के रानाडी गांव का दौरा किया। टीम में शामिल प्रतिनिधियों ने डायन हत्याकांड की न्यायिक जांच कराने, मृतक के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा एवं सुरक्षा देने, ओझागुनी पर प्रतिबंध लगाने तथा अंधविश्वास विरोधी अभियान चलाने की मांग की। दुमका जिले में क्राइम का ग्राफ इन दिनों बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले दिनों 2 हत्या का मामला सामने आया है, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। आज फिर जिले के नगर थाना क्षेत्र में न्यू बांधपाड़ा जेल गेट के पीछे एक आदिवासी छात्रा का शव पेड़ से लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधीकरण में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगड़ी के दल बदल मामले पर सुनवाई हुई। वर्चुअल मोड में हुई इस सुनवाई में तीनों विधायकों ने अपने वकील के साथ शामिल हुए। विधायकों ने न्यायाधीकरण से आग्रह किया कि वे अभी राज्य से बाहर है, इसलिए उन्हें 8 सप्ताह का समय दिया जाए। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद न्यायाधीकरण ने आज की सुनवाई स्थगित कर दी और कहा कि अगली सुनवाई की सूचना बाद में दी जाएगी। इससे पहले कांग्रेस के 3 विधायकों के खिलाफ 1 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हुई थी, जिसमें वे शामिल नहीं हो सके थे। राजधानी रांची में आज से प्रथम वर्ष के डी फार्मा परीक्षा की शुरुआत हुई। परीक्षा के लिए राज्य भर के छात्रों का केंद्र नामकुम के YBN यूनिवर्सिटी में रखा गया था, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में इस केंद्र में छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। छात्रों की भीड़ की वजह से यहां लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को भी काफी परेशानी हुई।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र और रांची विश्वविद्यालय के सहयोग से 17 सितंबर को रांची के मोराबादी ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। एक दिवसीय इस आयोजन में रचनात्मक लेखन, पेंटिंग प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, फोटोग्राफी सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस प्रतियोगिता के लिए जिले के प्रखंडों से कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कला साहित्य से जुड़े संस्थानों को आमंत्रित किया गया है। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने रेलवे परियोजना के भूमि संबंधित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने जिले के महेशपुर, धनगेड़ी, सियागल, गजरा एवं उसरडीह में प्रस्तावित रेल कार्यों को लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। श्री चौधरी ने रेल अधिकारियों से सियाल गजरा में विस्थापित को पुनर्वास एवं उसरडीह में जिला भू अर्जन कार्यालय से समन्वय स्थापित कर समय पर भर से लाभुकों को मुआवजा राशि मुहैया कराने को लेकर कार्रवाई करने को कहा। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन में चल रहा AADEE का राष्ट्रीय कन्वेंशन आज संपन्न हो गया। AADEE के राष्ट्रीय कन्वेंशन में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री DJ चौहान, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन एवं प्रसार भारती के CEO मयंक अग्रवाल समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने आज रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड का दौरा किया। उन्होंने पलानी झरना को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने के तहत हो रहे कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। वहीं उपायुक्त ने पतरातू लेक रिजॉर्ट परिसर के समीप व्यू गैलरी के निर्माण के लिए भी अधिकारियों के साथ चर्चा की और इससे विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुले रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। दक्षिण पूर्व रेलवे के AGM अतुल सिन्हा ने कल टाटानगर स्टेशन के बादाम पहाड़ सेक्शन का निरीक्षण किया। AGM ने बताया कि इस रूट में स्टेशनों में कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं और भविष्य में लाइनों का विस्तार किया जा सकता है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने युवाओं से अपने गांव की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। डॉक्टर गोस्वामी चाकुलिया प्रखंड के मुंडाल गांव में ग्रामीणों तथा युवाओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ पर छिपे माओवादियों को घेरने में झारखंड पुलिस जुटी है। सुरक्षा बलों के द्वारा बूढ़ा पहाड़ पर चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑक्टोपस के दौरान माओवादियों द्वारा छुपाकर रखे गए 106 से अधिक अलग अलग तरह के लैंडमाइंस और 350 से अधिक गोलियां बरामद हुई हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने रिम्स पहुंचकर इलाजरत सुनीता खाखा से मुलाकात की। उन्होंने सुनीता का मनोबल बढ़ाते हुए आश्वस्त किया कि पूरी सरकार आपके सहयोग के लिए खड़ी है। सिमडेगा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक भूषण पाड़ा ने किया। उन्होंने कहा कि अगर विकास किया जाए तो सिमडेगा हॉकी की तरफ फुटबॉल का भी नर्सरी बन सकता है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पूरे राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत आगामी 11 अक्टूबर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन रांची में होगी। इसके लिए पूरे राज्य से सभी विधानसभा से सामान्य विचारधारा के 5-5 लोगों को रांची आमंत्रित किया गया है। दुमका में एक नाबालिग लड़की को पेट्रोल छिड़ककर मार डालने और दूसरी आदिवासी नाबालिग लड़की की यौन शोषण के बाद हत्या मामले के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए हजारों ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला। नमामि गंगे परियोजना के तहत साहिबगंज के बिजली घाट में गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। आरती की शुरुआत वैदिक रीति रिवाज से पंडितों ने मंत्रोच्चार और गंगा पूजन से शुरू किया।
आरती के दरमियान पूरा वातावरण शंख, डमरू, घंटे की ध्वनि से गुंजायमान होता रहा। आजसू पार्टी का सामाजिक न्याय सम्मेलन आगामी 11 सितंबर को जमशेदपुर के टेल्को स्टेडियम में होगा। इस सम्मेलन में आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो समेत पार्टी के अन्य नेता भाग लेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आजसू पार्टी की एक बैठक सिद्धगोड़ा अवध टावर में हुई। भारतीय एथलेटिक्स संघ और बिहार एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वाधान में 10 से 12 सितंबर तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाली 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए पाकुड़ जिले की फूलकुमारी मढ़ैया का चयन हुआ है। राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक वर्षापात 60 मिलीमीटर कोडरमा के परसाबाद में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि यही हालात आगामी 13 सितंबर तक बने रहेंगे। आज और कल कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.2 और न्यूनतम 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 26.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.2 और न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका और डुमरिया प्रखंड में आदिम जनजाति परिवारों ने सरकार के मदद और प्रोत्साहन से बकरी पालन को आय बढ़ाने का माध्यम बनाया है, जिससे उनके घर परिवार में खुशहाली दिख रही है। बकरी पालन का काम पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत डुमरिया प्रखंड के खैरबानी पंचायत अंतर्गत भीतर आमदा गांव के टोला, रानी झरना आदिम जनजाति परिवारों के बीच काफी फल फूल रहा है। रवि सबर और जोमनी सबर के पास भी अभी कुल 18 बकरियां हैं, जो उन्हें प्रति बकरी ATM की तरह 5 से लेकर 10,000 रुपए तक दिला सकती है। यानी जब उन्हें जरूरत हो वे उसे बेचकर उतनी राशि वसूल सकते हैं। 4 बकरी दिला एक बकरा ছাগল জানি হয় বড় দাম কত 2000 5000 অত 10000 বড় বড় গা ছাগল জানি দাম। टोला रानी झरना के प्रधान भीमा सबर का कहना है कि झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी JTDS की ओर से भीतर आमदा गांव के कई लोगों को बकरी दिया गया, जो उनकी आमदनी को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। JTDS का ओर से मिला है सर। तो एक लाभू का यहाँ पे फातू सबर, उनका बकरी ऐसे बकरी तो 5 करके दिए थे, 5 में से एक मर गया और 2 ठो बेचा, 3 को बचा है। बेच के फिर बकरी खरीदा सर। अच्छा, बकरी खरीद लिया, जैसे कि 1 ठो 3,000 का 2 ठो 6,000 में बेचा था वो। इस गांव में बकरी पालन की शुरुआत कराने वाले JTDS के पदाधिकारी दिलीप कुमार बताते हैं कि आदिम जनजाति सबर के साथ उन लोगों ने पहले बैठक कर बकरी पालन के लिए 60 सबर आदिम जनजाति परिवारों का चयन किया था और उन्हें 4 बकरी और 1 बकरा दिया था। शुरुआत में तो इस काम में काफी कठिनाई हुई, लेकिन अब काफी बेहतर ढंग से बकरी पालन का काम हो रहा है, जो आने वाले समय में अच्छे मुनाफे का संकेत है। शुरुआती दौर में ये जरूर था कि आदिम जनजाति के लोग पता नहीं कैसे इस चीज़ को रखेंगे, कैसे उसको सही ढंग से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आज गांव में घूमने पर ये देखकर काफ़ी हम लोगों को मतलब खुशी लगा कि ये लोग काफ़ी बेहतर ढंग से रखे हैं और उसको अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। मौजूदा समय में बकरी पालन का काम आमदनी बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है, क्योंकि इसमें कृषि कार्यों की तरह मानसून की बेरुखी की टेंशन नहीं है और फायदा खरा खरा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका और डुमरिया प्रखंड से राजेश कुमार लालदास की ग्राउंड रिपोर्ट। और सेहत की बात में जानते हैं हड्डियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है कैल्शियम। हड्डियां हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये शरीर को चलाए रखने के लिए, सहारा देने और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने के लिए सहायक होती हैं। हड्डियों को मजबूत रखना और इनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।
हड्डियों की मजबूती के लिए हमारे आहार में पोषक तत्व होने चाहिए। हम एक स्वस्थ और संतुलित डाइट का सेवन जिंदगी भर करें, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स, कैल्शियम, अन्य मिनरल्स और विटामिन्स हों। हड्डी एक लिविंग और डायनामिक टिश्यू होती है, जिसमें कि जोड़ और तोड़ हर समय होता रहता है। खास तौर से बचपन में हड्डियों में प्रोटीन के फ्रेमवर्क में कैल्शियम डिपॉजिट होता है, हड्डियां बड़ी होती हैं, बच्चे लंबे होते हैं और एक पीक बोन मास 25 साल की उम्र तक हो जाता है। पीक बोन मास ठीक से बने और उसके बाद ये मेंटेन रहे, ये जरूरी है कि हम एक संतुलित भोजन का सेवन करें। यदि हड्डियों को सही पोषण न मिले तो समय के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही फ्रैक्चर या हड्डी टूटने की संभावना भी बनी रहती है। इसमें प्रोटीन्स, दूध उत्पाद, दाल, बीन्स, नट्स, पीस, चिकन, फिश, अंडा जैसे भोजन में मिलता है। कैल्शियम जो है वो भी दूध उत्पाद, दाल, नट्स, ड्राई फ्रूट, हरी सब्जियां, फिश यानी कि मछली में अच्छी तरह पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य की किरणों से स्किन में ही इंसान में बनता है, पर इसके अलावा फिश लिवर ऑयल, लिवर, अंडा, सोयाबीन उत्पाद और हरी सब्जियों में विटामिन डी काफी होता है। हमें एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट का सेवन करना चाहिए ताकि हम ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया जैसे बीमारियों से बच सके और उनसे होने वाले फ्रैक्चर्स को भी दूर रख सके। संतुलित और स्वास्थ्य के अनुकूल आहार का सेवन करने से आप कई तरह की परेशानियों को दूर रख सकते हैं। कम उम्र से ही हड्डियों का सही विकास होना और सही देखभाल होना जरूरी है। अपने आहार में सही पोषण लें, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को किया संबोधित, कहा फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासशील देशों के लिए चिंता का विषय। कल इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम श्री योजना को दी मंजूरी। अगले 5 सालों में 17,600 स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने का होगा काम। हर ब्लॉक में 2 स्कूलों का होगा चयन। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी के मामले पर स्पीकर के न्यायाधिकरण में हुई सुनवाई। विधायकों ने 8 सप्ताह का मांगा समय।